नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट का जो पेपर है 2016 का वो लेके आ गया हूँ। ये पेपर आपके 300 नंबरों का था। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 नंबरों का था, 1/3 माइनस मार्किंग थी। और आपके 1012 पदों पे भर्ती आई है। आपका एग्ज़ाम जो है 28 और 29 जून को होगा। ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो मैंने आपको बता दी। और आयु सीमा की गणना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की जाएगी। 1 जनवरी 2023 के अनुसार 3 साल की छूट दी गई है इसमें। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद अब आपको मैं 2016 का पेपर सॉल्यूशन करवाना शुरू करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं शुरू करता हूँ पहले किससे शुरू करता हूँ। आपके 100 क्वेश्चन तो आए हैं इसमें साइंस के, यानी कि 200 नंबर साइंस की, 50 क्वेश्चन आपके आए हैं जीके के। तो 100 नंबर का ये हो गया, 200 नंबर का ये। तो पहले मैं चलता हूँ जीके में। किस में चलता हूँ? जो सबसे इजी पार्ट है जीके। तो जीके में चलते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं जीके से। तो लीजिए दोस्तों, हम जीके में आ गए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जीके में। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जो वीर विनोद है वो किसके द्वारा लिखी गई है? श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणिक युग। तो क्या हो जाएगा? मध्य पाषाणिक युग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो रावल और महारावल की जो उपाधि धारण की थी वो कहाँ के शासकों ने की थी? तो वो डूंगरपुर शासकों ने की थी। किसने? डूंगरपुर के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन है? कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? तो वह है राव माधो सिंह। कौन है? राव माधो सिंह। और कोटा का नाम किसके ऊपर पड़ा? कोटिया भील के नाम पर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस युग्म सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर, सवाई जयसिंह ने राज राजेश्वर की उपाधि दी? तो सवाई जयसिंह ने राज राजेश्वर की उपाधि किसको प्रदान की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मुहम्मद शाह को। किसको दी थी? मुहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो राजा मान सिंह हाड़ाते, ये ऐसा मेल नहीं खाता। राजा मान सिंह क्या थे? आपके क्या थे? बताइए फटाफट। ठीक है, कौन से थे? बताइए फटाफट। जयपुर में कौन से थे? मान सिंह। बताओ फटाफट, जल्दी कमेंट करके बता देना नीचे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए हैं। बताइए, उनका कालक्रम आपको बताना है। कालक्रम बताना है आपको। तो कालक्रम यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था, सही है एकदम। फिर खानवा का हुआ, फिर समेल का युद्ध हुआ, फिर बटवाड़ा का। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्रम वाइज ही दे रखा है, पहले से कोई क्रम वाइज जमाने का काम ही नहीं अपना। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित स्थानों में से आगे उनसे संबंधित किलों और दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म जो है सही है? सही बताना है आपको। जल्दी बताओ फटाफट, फास्ट, जल्दी। तो सही हो जाएगा शेरगढ़ का किला है। शेरगढ़ का किला क्या हो जाएगा? संबंधित युग्म क्या? कोसवर्धन राइट आंसर है एकदम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पापू जी के शिष्य मुख्यतः है। संत पापू जी के शिष्य क्या हो जाएंगे? संत पापू जी के शिष्य कौन है? रेबारी। संत पापू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी। पापू जी की पूजा करते हैं दोस्तों, आपको पता है ना? बिल्कुल। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा जी थे जो, उनको किस यंत्र में जो है दक्षता हासिल थी? मतलब उसके जो है वह क्या है? महान ज्ञानी थे। आपको बताना है महान ज्ञानी किस में थे? राणा कुंभा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीणा में। वीणा वादक थे। क्या थे? वीणा में जो है महान थे वह। उसके अलावा अगला चलते हैं यहाँ पर। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी की शैली की मुख्य विषय वस्तु है, मुख्यतः आपको बताना है कोटा शैली की। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शिकार के दृश्य। तो आपको पता है वहाँ पर लेडी से भी जो है शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया, आपने फोटो देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो है कोटा चित्रशैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो मिलान कीजिए आप सभी लोग और सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर बताइएगा। तो चलिए 112वें क्वेश्चन का आप सही आंसर देंगे
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शेख अमुद्दीन मिट्टे महाबली। कहाँ पर है ये? तो ये है गागरोन। कहाँ है? गागरोन में है, झालावाड़ गागरोन में। उसके अलावा मौलाना जियाउद्दीन आपके जयपुर में। शेख नजमुद्दीन है आपके फतेहपुर सीकर में। उसके अलावा शेख बाबा यहाँ कहाँ है? खाटू में है। शेख बाबा यहाँ खाटू में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मैं जल्दी से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण काली सिंध और याहू नदी के किनारे कौन सा है? तो वह है गागरोन झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? देखो दोस्तों, ये गागरोन के 3-4 क्वेश्चन तो आ गए, मतलब एक ही टॉपिक से कोई जो एग्जामिनर था क्वेश्चन बनाने वाला हो, कोई झालावाड़ का मिल गया होगा इनको। ठीक है, कोई झालावाड़ का मिल गया हो तो झालावाड़ के क्वेश्चन चेप दिए इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है? ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, मतलब इसके फ्री के नंबर मिले थे। किसके नंबर? बोनस मिले थे आपको यहाँ पर 2 नंबर फ्री के। क्वेश्चन डिलीट, याद रखिए। उसके अलावा सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में है? मतलब हाडोती से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। सीताबाड़ी का मेला आपको पता है ये 12 में लगता है, और सहरियाओं का इसको क्या कहते हैं? कुंभ का मेला कहते हैं। सहरियाओं का कुंभ का मेला सीताबाड़ी का, और आपके भेड़ेश्वर का आदिवासियों का कुंभ, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासनकाल में किया गया। ये क्वेश्चन भी क्या किया था? डिलीट किया था, और इसमें भी आपको 2 नंबर फ्री के, 2 नंबर बोनस के रूप में आपको मिल गए थे। किसके रूप में मिले थे? बोनस के रूप में आपको नंबर मिल गए थे। चलो अगला क्वेश्चन में चलता हूं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो चांसलर था आपका गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। सबसे पुरानी नहर है, आप लोगों को पता होगा। 1927 में इन्होंने निर्माण करवाया था। कब से शुरुआत हुई थी? 1922 से शुरुआत हुई थी 1927 तक। तो ये गंगा सिंह जी का कारनामे थे। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? मेवाड़ और अंग्रेजों ने। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट करा था, और फ्री के नंबर दिए थे 2 नंबर फ्री के। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए अब तक। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, 2016 की। अगला क्वेश्चन भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। कब संधि की थी? बताइए फटाफट। तो संधि की थी सितंबर-नवंबर 1803 में। सितंबर-नवंबर 1803 में संधि की थी। अगला क्वेश्चन है राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी। कब और कहाँ हुई थी? आपको बताना है कब और कहाँ हुई थी, बताइए फटाफट। फर्स्ट तो 1832 में हुई थी अजमेर में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की थी और किसके द्वारा की गई थी? कब की थी और किसके द्वारा की थी? 122वें नंबर का क्वेश्चन, इसको डिलीट कर दिया था। मतलब फ्री के 2 नंबर आपको मिले थे, फ्री के 2 नंबर आपको बोनस में मिले थे। याद रखिए, जो मैं आपको फ्री के नंबर बता रहा हूँ, मतलब इन क्वेश्चनों को याद नहीं करना है भाई, इनको याद नहीं करना है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन आपके आने वाला जो पेपर है आपका 2022 का, अभी की बता रहा हूँ मैं, जो एग्जाम है 18, 28, 29 को, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके आधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब 10-20% हर पेपर में से रिपीट होते हैं। तो आपको 2016 करवा रहा हूँ, अब 18 करवाऊंगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया? निम्नलिखित में कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डबल डायर यानी कि दोहरी घटना बताई? मतलब जो आपका घटना हुई थी पंजाब अमृतसर में, उससे भी घटना भयंकर बताई यहाँ पर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी। चलो बताओ, इसका जवाब होता है नीमच घटना मई 1925 की। नीमच घटना मई 1925 की। अलवर की मामला है भाई, ये अलवर का मामला है जी, ये मामला। चलो अगला क्वेश्चन है अपना,
प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? एकी आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे वो नेता थे, अपने नेता थे मोतीलाल तेजावत। प्रसिद्ध एकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। आप गोविंद गिरी का भी जो भी क्वेश्चन मिले सबको रट डालो, मोतीलाल तेजावत संबंधित क्वेश्चन मिले सबको रट डालो भाई, ठीक है। याद रखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नव राजस्थान को राजस्थानी मुद्रा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। अध्यक्ष मतलब फ्री के नंबर, फ्री के 2 नंबर फिर से मिले, मतलब आपको बहुत सारे नंबर फ्री के मिल गए। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन डिलीट किए लास्ट में बताऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और पूछा था पर यहाँ पर जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, मतलब बड़ा है आपको बताना था। सही जवाब है 12.66 गुना है। कितना है? 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। धौलपुर सबसे छोटा जिला है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में आपको बताना है पर्वत चोटियों को। क्या बात है, आप सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया तैयारी होगी आपकी। दोस्तों मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे साइंस के स्टूडेंट को समझ सकता हूं कि वह कैसे तैयारी करेंगे और उनकी तैयारी करवाने के उनको कैसे लक्ष्य तक पहुंचाना है वह मैं आपके साथ हूं। तो 127वें का सही जवाब होता है सबसे छोटी, आपके सबसे बड़ी होगी जरगा, ठीक है। फिर अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है, रघुनाथगढ़ सबसे छोटी है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही सही दर्शाता है? तो आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप लोगों को पता होगा या नहीं है? क्या बताओ फटाफट, है ना पता? है ना पता? है नहीं है? इतना इजी क्वेश्चन तो पता होगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट से आप 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये याद रख लो भाई, बार बार में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, आपसे अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इनका जो डिफरेंस है अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब डिफरेंस बताना है, वो भी पूछ सकते हैं। इसमें से घटा लो सीधा 30 डिग्री 12 मिनट में से घटा लो 23 डिग्री 3 मिनट को, तो आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान में, मतलब इनका अंतर पूछ सकते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है XYZ, याद रखिए। आपको ये राजस्थान का नक्शा है, इसमें उत्तर पूर्व कितनी ऊंचाई या चौड़ाई है आपको, मतलब 869, 826 जो भी है, कुछ भी XYZ आप याद रखिएगा, बस रट डालिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको हर जगह हर चीज बताऊंगा, बस आप मेरे साथ रहो। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? 129 क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीप फटार। तो सही जवाब चला। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? तो वह पठार नहीं है, बघेलखंड का पठार नहीं है, बोराट का है, उड़िया का है, लसाड़िया का पठार है, पर बघेलखंड का पठार अपने से कोई मामला नहीं रखता है, ताल्लुक नहीं है इससे अपने को कोई। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर पुनः बह जाती है, मतलब उल्टा यू बनाती है। तो ये तो पता है बच्चे को, माही है, ये MP से आती है और वापिस उधर ही चली जाती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी एकमात्र नदी है, ठीक है। याद हो गया? हो गया क्या? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? आप लोग बता दो फटाफट। तो इसका सही जवाब है व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की जो है क्या है, संयुक्त परियोजना है, हरियाणा और राजस्थान की। और सब में गबला मच रखा है यहाँ पर, और सभी में कुछ गलत है, कौन सा राज्य गलत है, कौन सा क्या गलत है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, विजराल की पहाड़ियाँ, विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी राइट जवाब है।
अगला क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताओ फटाफट, जल्दी से इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। तो सही है आपका CWG राजस्थान के उत्तरी भाग, ये गलत होता है। ओके, गलत है ना एकदम। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग है, BWHW शुष्क मरुभूमि प्रदेश है, BSHW अर्ध शुष्क मरुभूमि प्रदेश है। पर ये जो CWG है ये राजस्थान का उत्तरी नहीं है, जबकि मध्य है। कौन सा है? मध्य है भाई, मध्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपको ढूंढना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर भूरी बलुई मिट्टी नहीं मिलती है भाई। ओके, आया समझ में? आया कि नहीं आया बताओ फटाफट। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? मतलब राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इसकी तरफ कम बारिश पड़ने का क्या राज है? क्या राज है भाई? ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। क्या क्या कहता? डिलीट किया गया था, आपको बताना था। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अरावली श्रेणी की दिक्क स्थिति हो जाती है, मतलब फिर भी यहाँ पर बहुत सारे जो है कारण आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण, ये गलत है एकदम। ये क्वेश्चन डिलीट किया था, फ्री के नंबर मिले थे, तो आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 2 नंबर फ्री के ले लो, आप मेरी तरफ से भी ले लो। चलो आपको जीके के बताऊंगा। पहले जीके में कितने क्वेश्चन डिलीट किए इन्होंने। इंदिरा गांधी नहर बताओ, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? ठीक है ना, प्राप्त हो सकेगा। तो ये आपका हो जाएगा 19.65 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 19.65 लाख हेक्टेयर आपका राइट आंसर है। चलिए आप चलते हैं 138 क्वेश्चन में। तो ये सही आंसर है, ये रहा। लो, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे होती जाती है? कैसे हो जाती है बताओ, कैसे हो जाती है बताओ फटाफट। तो इसका सही जवाब है, मिट्टी के निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, यानी कि कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा होगा ना। कैपिलरी एक्शन मोमबत्ती में जो है, मतलब मोमबत्ती क्या, आप एक केरोसिन की लो और उसमें तेल ऊपर आता जाता है चिमनी में, आपने सुना है, चिमनी देखी होगी ना गाँव में, तो वैसा ही मतलब कैपिलरी का रिएक्शन। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, जल्दी बताओ। सही जवाब हो जाएगा शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो इसका जवाब होता है ये नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा रोक के भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी चल रहा हूं तो आप रोक के पढ़ सकते हो। जब एग्जाम आएगा आप तो रिवीजन करोगे, तो आप इसे जल्दी करना है। राजस्थान के वे जिले जिनमें कस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है। तो कस नाम की जो घास है, इसे इत्र वगैरह बनाया जाता है और अगरबत्तियाँ वगैरह बनाई जाती है। तो आप बताओ ये किस जिलों में मिलती है, जल्दी बताओ। तो ये मिलती है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लूरोसिस, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? कुबड़ पट्टी का नाम आपने सुना होगा, बांका पट्टी का नाम आपने सुना होगा, तो आप लोग बताइए फटाफट से। तो ये हो जाएगा नागौर अजमेर। कहाँ हो जाएगा? नागौर अजमेर आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का क्या है? अनियंत्रित खनन। क्या है? मतलब यहाँ पर ज़्यादा प्रकार, कोई नियंत्रण नहीं है, खनन लगातार हो रहा है इसके कारण, ठीक है। ठीक है क्या गलत है? गलत है भाई, वर्षा की न्यूनता हो जाएगा। मैं तो आपसे वैसे परीक्षा लेना चाहता था कि आप लोग कितना सही करते हो, कितना गलत करते हो। तो वर्षा की कमी है, इसके कारण मरुस्थलीकरण का कारण होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, मतलब सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र और सेकंड में है सूची सेकंड में पशु की नस्ल है। तो आपको इनका मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। तो क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में राठी पाई जाती है पशु नस्ल है, दक्षिणी पश्चिम में आपका कांकरेज होता है, पश्चिमी राजस्थान में होता है थारपारकर, और आपके दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान में बात करें तो गिर नस्ल की नस्लें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो ये आप देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राइट जवाब है।
राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? 146 का सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, मतलब वे खनिज जिनमें राजस्थान का प्रथम नंबर है, तो आपको वह बताना है। तो वह हो जाएंगे आपके जैस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टोनाइट। जैस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टोनाइट आपका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु पंवारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया, पंवारा सिंचाई जो है परियोजना को अपनाया गया, वह राजस्थान की एकमात्र है नर्मदा नहर परियोजना। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का सब सड़कों की लंबाई का क्षेत्र कितनी है? तो इसका राइट आंसर है, इसका क्या है? गलत जवाब है, मतलब ये गलत क्वेश्चन है। आप इसके फ्री नंबर मिले थे। इसके अलावा चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये राजस्थान भारत का 90% जैस्वार उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन, ये मतलब कथन गलत है। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर ठकाठक है, एकदम सही है। तो आपके कितने क्वेश्चन गलत थे ये बता देता हूँ मैं यहाँ पर जीके के, ठीक है? कितने क्वेश्चन गलत थे एक बता देता हूँ। 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। आपके जीके के 7 क्वेश्चन क्या किए गए हैं? डिलीट किए गए हैं जीके के। मतलब 50 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो आपके जीके में गलत आए थे। कितने गलत आए थे? 7 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आपकी साइंस की तरफ, ठीक है? हम साइंस के क्वेश्चन आप करते हैं शुरुआत। तो क्या आप तैयार हैं? अब बिल्कुल पानी वगैरह पी लो और आराम से दोबारा से फिर से बैठ जाओ फ्रेश हो गए। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। अब मैं पहले क्वेश्चन से ले चलता हूं, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए अब तक और 100 क्वेश्चन अपने और बचे हुए हैं, मतलब 30 से 40 मिनट और लगेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से एक हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीवों की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। इसका सही जवाब है एकदम 0.017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मिलान करना है। तो फटाफट इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी आप देख लीजिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रेकथन और आपको वक्तव्य यानी कि कारण दिया गया है। प्रेकथन को आपको कारण, प्रेकथन और कारण दोनों दिए गए हैं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये प्रेकथन है, ये कारण है, और कौन सा क्या सही है वो बताना है। प्रेकथन है, उत्प्रेरक परिवर्तक युग्म युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर प्रेकथन है। कारण है, शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो यहाँ पर जो कारण है वह गलत है, प्रेकथन सही है। तो क्या हो जाएगा? प्रेकथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में HIV उपक्रम यानी कि सब टाइप किस प्रकार का पाया जाता है? तो पाया जाता है सी टाइप का। किस टाइप का? सी टाइप का पाया जाता है। अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए इनमें भी देखा जाता है। तो अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए किस में देखा जाता है? एबीसी में देखा जाता है दोस्तों, यानी कि टीलोमियर अंतखंड में, सूक्ष्म अंशुंगी डीएनए में, सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्रीय बिंदु में, इनमें देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यूरिया चक्र एवं क्रेब का चक्र इससे जुड़ते हैं। यूरिया चक्र एवं क्रेब का चक्र इससे जुड़ते हैं। तो इससे मतलब किससे ये जुड़ते हैं? फ्यूमेरेंट। किससे? फ्यूमेरेंट से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक। क्वेश्चन है अपना, एक संवाहक यानी कि क्लोनिंग संवाहक एक कारक एक वाहक डीएनए अणु होता है। इसके साथ ही मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहत आकार की ओर है। तो किस प्रकार आकार की ओर है? मतलब आपको बताना है सूक्ष्म से वृहत की तरफ, सूक्ष्म से वृहत की तरफ बताना है। तो इसका सही जवाब होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 प्लासिमिडस जीवाणुभोजी, कॉस्मिडस वीएसी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। ठीक है, नाम भी अपने साइंस में बहुत अजीब गजीब होते हैं, आप लोगों को पता है ना।
उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। तो आपका क्या हो जाएगा, सल्फर, मोलिब्डेनम और आपका नाइट्रोजन। तो मतलब आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से उसके कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे। तो यानी कि 3 के हिसाब से 4 कर दे, 3 की जगह 4 कर दिया तो कितने अमीनो अम्ल कोडित होंगे, तो 256, 256 आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अत्यधिक बुद्धिमान है, बंदर की तुलना में क्या है। तो बंदर की तुलना में क्या है, इसको छोड़ो, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। तो अपना फ्री का नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर फ्री के ले लो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हीरोइन यानी कि स्मैक का रासायनिक सूत्र है। हीरोइन आता है ना, स्मैक, स्मैक आपने देखोगे स्मैक पीते हैं, आपने इस बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। तो इसका सही जवाब हो जाता है, स्मैक का फॉर्मूला हो जाएगा C21H23NO5। ये आपका हीरोइन यानी कि स्मैक का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सही कथन को चुनिए। इनमें से जो सही कथन है उनको आपको चुनना है। तो सही कथन हो जाएंगे ABC, यानी कि मूल में क्यूटिकल नहीं होती है, मूल में क्यूटिकल नहीं होती है, पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। इसके अलावा द्विबीजीय पत्री, मूल में जाइलम फूलों संख्या 2 से 6 तक होती है। तो ये यहाँ पर ABC सही है, डी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 13वें नंबर के, से सही कथन को चुनना है आप लोगों को। तो सही कथन क्या हो जाएगा, तो A और C सही है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन है। प्रथम खोजा गया हार्मोन क्या है, सीक्रेटिन है। एंजियोटेनिस द्वितीय वाहिका संकीर्ण को उत्तेजित करता है और रक्त दाब को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर C और A सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर आपको प्रकथन और कारण दिया गया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रकथन दिया गया है कि हृदयी पेशियाँ संकोच के जैसी दिखाई देती है, लेकिन औतकी के अनुसार ये संकोच नहीं होती। कारण है इसका, हृदय पेशी तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक प्रेरक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है। दोस्तों क्या होती है, संपूर्ण इकाई होती है, ऐसा इनका मानना है। तो फिर आपके 14 नंबर के प्रश्न का सही होता है, प्रकथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रकथन भी सही है और कारण भी सही है, और प्रकथन का जो स्पष्टीकरण देता है कारण, वो भी एकदम क्या है, सही है, टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी क्लास टकाटक चल रही है, आप आंसर मज़ा आ रहा है, कमेंट करो फटाफट, मज़ा आ रहा है ना। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मिलान करना है और मुझे आंसर बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर सही सुमेलित को पहचानिए। तो सही सुमेलित आपको पहचान करनी है। ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, फ्री के 2 नंबर मिल गए हमें। क्या किया गया, 2 नंबर फ्री के दिए गए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशागति प्रारूप है। तो कौन सा वंशागति प्रारूप है बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल। क्या कौन सा प्रारूप है, सर्वाधिक वंशागति प्रारूप है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का प्रकार जिसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। HLA की कमी होती है कोशिका में, तो बताओ कौन सी है वो ऐसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लार रुधिर कोशिका, RBC। क्या हो जाएगा, RBC आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड ब्लड सेल आपका राइट आंसर है। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दी गई तालिका में गलत मिलान सही गई पदों को जो है चुनना है। तो गलत जो दी गई है यहाँ पर, उनको क्या करना है, आप लोगों को जरा सा मिला लेना है। क्या करना है भाई, मिला लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिलाई गई पदों को चुनिए। तो क्या हो जाएगा, एंडीनोवायरस SSDN आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देख लीजिए आप दोस्तों, 19वें नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। लाइकेन के प्रकार, मतलब जो गलत है उसको चयन करना है आपको। तो 3 तो सही है और एक गलत है, तो वह गलत कौन सा है जल्दी बताओ। तो गलत है पेल्टीगेंग लिप्रोस, ये वाला गलत है, इसके अलावा तीनों टकाटक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। क्या हो जाएगा? फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण है। केंद्रीय अभिरंजक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो ये क्या है, क्वेश्चन डिलेक्ट किया गया था, मतलब क्वेश्चन ही गलत था। तो फ्री के नंबर 2 फिर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं भाई। चलो हम चलते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन में। रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें से पाई जा सकती है। रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें से पाई जा सकती है। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई विद्यार्थी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी ना करें। तो ABC सही है, सभी सही है। रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? परिधीय रुधिर कोशिका में पाई जाती है, अस्थि मज्जा में पाई जाती है, नाभि के रज्जु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनना है। तो आनुवंशिक कूट और अमीनो अम्ल दिए गए हैं, जो गलत है इनमें से तीन तो सही है, एक गलत है। तो आपको उस गलत को ढूंढना है, वह गलत आखिरकार है तो क्या है? तो वह गलत है CGA पोलिन। क्या हो जाएगा? CGA पोलिन आपका गलत है। आपको अगला क्वेश्चन है, एक पादप जिसका जीन यानी कि प्रारूप AA, B, C में स्वपरागण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप होगा। यह आपको बताना है कि F2PD का प्रारूप लक्षण क्या होगा। तो इसका प्रारूप लक्षण होगा 3:1, 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका है। सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका क्या हो जाएगा? तो 26 का सही जवाब है 10। क्या हो जाएगा? 10 तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, सही सुमेलित को चुनिए। रुधिर स्कंदन कारण एवं उनके क्रमांक, यानी कि जो सही दे रखा है, 3 गलत है 1 सही है, उसको मिलाना है स्कंदन और उसका क्रमांक दिया गया है। तो सही कौन सा है? 27वें नंबर का राइट जवाब हो जाएगा प्रोकनवर्टीन। क्या हो जाएगा? प्रोकनवर्टीन आपका राइट आंसर है। ये हो जाएगा 7वां, तो ये सही है, इसके अलावा तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण आपको बताना है 28 का। ये क्वेश्चन डिलीट किया था, मतलब फ्री के नंबर आपको मुफ्त में 2 नंबर फिर से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से देखो। एक पादप जिसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं कि एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 24 होगी, 24 होगी। अगला क्वेश्चन, उच्च पादपों की पार्श्व इससे उत्पन्न होती है। लेटरल रूट ऑफ हायर प्लांट अराइज फ्रॉम, तो किससे होती है बताइए। 30 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा परिरंभ। क्या हो जाएगा? परिरंभ आपका 30 क्वेश्चन का सही जवाब है। 31 का क्वेश्चन आप फिजिक्स का आया है, देखो 31 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए। एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व आगुण, यानी कि आपको जड़त्व आगुण बताना है। क्या बताना है? जड़त्व आगुण बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 डायमीटर। बताइए, सभी आप बताइए। 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी फटाफट से जवाब दीजिएगा। 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1.67 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये डिलीट किया गया है, मतलब इसका भी फ्री का नंबर आपको मिल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का।
33 नंबर का क्वेश्चन है, एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष गुणन कर रही है। यदि छड़ की कोणीय गति टी सेकंड में 0 से ओमेगा को बदलती है तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो आपको जो बल आघूर्ण लग रहा है वह क्या होगा, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ml³ ओमेगा पर, यहाँ पर देख सकते हैं 12T। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, यदि आप चाहोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा, मुझे बोल देना आप लोग, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा आपको प्रोवाइड। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार संबंधित है। तो Cp और Cv जो है किस प्रकार संबंधित है, मतलब इनमें जो क्या मतलब रिलेशन है ये आपको बताना था। तो इनमें Cp और Cv में रिलेशन होता है Cp = Cv + R, ठीक है। Cp = Cv + R, R यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट नियतांक है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक होज यानी कि सिंक और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता है। तो क्या हो जाएगा, 35 का सही जवाब हो जाएगा 20/121। तो ये जवाब आपका सही बैठता है, यहाँ फिट बैठता है एकदम। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के रुद्रोश्रम प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 की बदलता है की एंट्रोपी है, कितनी एंट्रोपी होगी, T1 से T2 ताप बदलता है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। तो एंट्रोपी हो जाएगी उसकी नहीं बदलेगी। एक रुद्रोश्रम प्रसरण में जिसमें उसका ताप T1 से T1 बदले या T1 से T5 बदले तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसकी जो है एंट्रोपी नहीं बदलेगी, ये आपको बताना है, एंट्रोपी नहीं बदलेगी, यानी कि आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर एक जो है डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है, एक पिंड सरल आवर्ती गति करता है। एक पिंड क्या करता है, सरल आवर्ती गति करता है। निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, E के है, और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के लिए मध्य संबंध निरूपण करने वाला सही आरेख क्या होगा। E के और दोलन के केंद्र से दूरी जो है मध्य निरूपण करने वाला आरेख, मतलब आपको डायग्राम बताना है, उसका जो रेखांक जो बनाया जाता है वह क्या होगा, आरेख। तो उसका आरेख हो जाएगा आपका ये वाला, क्या हो जाएगा आरेख, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ई के और ये दूरी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन है 38 नंबर का। एक ऊर्ध्व स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है और दूसरे उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। उसके द्रव्य तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयतन 0.1 मीटर है और समय t = 0 पर विस्थापन कितना है। तो मतलब इसका विस्थापन कितना है आप बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है, 10 न्यूटन पर मीटर लेते हुए और घर्षण बलों को 0 मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध है। विस्थापन और समय के मध्य आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा x = 0.1 साइन इसका जो एंगल है वो है πt + π/4 तो यह राइट आंसर हो जाएगा। या आप लिख सकते हो πt + 90, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब घुमा सकता है क्वेश्चन को कि आप थोड़ा थोड़ा लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 180t और 90 डिग्री, तो ऐसे भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है, आपके ऑप्शन में चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत। तो आपको इस प्रकार के भी दिमाग लगा लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबी एक बार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन पर मीटर है छत से लटकी है और उसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है, यानी कि इसका मास लटका हुआ है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग क्या करती है 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको उसकी एनर्जी बतानी, काइनेटिक एनर्जी बतानी, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा 0.0938 जूल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लगातार बढ़ते रहिए आप लोग, आपको बताऊंगा अभी दोस्तों आपके सामने 60 क्वेश्चन और बच रहे हैं केवल। एक पिंड ओमेगा नॉट आवर्ती से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उस पर ओमेगा आवर्ती का एक दोलित बल लगाया जाता है। अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक b है। अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और फिर आप आंसर भी देख सकते हैं। ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
तो क्या आप ऐसा कर रहे हो? कमेंट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, सेकंड और थर्ड। तो ये जो विचार है वो सही है। केवल b इक्वल टू 0 के लिए ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पर घटित होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि b के गैर शून्य मानों के लिए ओमेगा लेस देन होता है ओमेगा नोट पर घटित होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए किसी एक बिंदु पर दो तरंगे दाब परिवर्तन P1 इजिकल टू P साइन 2 पाई ओमेगा टी। ठीक है, ये यहाँ पर है P2 इजिकल टू P साइंस, यहाँ पर V है दोस्तों, क्या यहाँ V है, P2 इजिकल टू P साइन 2 पाई VT माइनस यहाँ पर साइन उत्पन्न करती है जब साइन इजिकल टू 1/4 हो। तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग, तो परिणामी तरंग क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड आपको बताना है, रिजल्टेंट वेव आपको बतानी, रिजल्टेंट वेव। तो बताइए आप लोग सभी, ठीक है ना, बताओ, ठीक है। P√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप साइंस वाले स्टूडेंट से पढ़ोगे तो आपको साइंस अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो आपको मार्केट में पढ़ाने वाले और भी मिल जाएंगे। इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, भरपूर कमेंट करना, तो मैं आपको समझाऊंगा। अन्यथा दोस्तों मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों का भी होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर आपको केवल आंसर बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होंगे आपके। अभी 2022 में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 100 और 1 तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यक्तीकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात I अधिकतम अपॉन I न्यूनतम है। तो क्या हो जाएगा? आप इसकी तीव्रता का अनुपात बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा 121 अनुपात 81, मतलब 121 अनुपात 81। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर घंटे के सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति होगी। तो मैथ के क्वेश्चन भी आ गए आप लोगों के लिए, तो बताओ आप फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा 91.9 हर्ट्ज, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगभग 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आपको कूलाम बल का मान बताना है, C का मान बताना है। ठीक है ना, बताओ फटाफट। तो इसका मान हो जाएगा आपका -9.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 45, ध्यान से सुनो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र है। तो इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 46, ध्यान से सुनना। 46, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 × 10⁻³ प्लस में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम है। तो पृष्ठ के अंदर का आवेश क्या होगा? बताइए फटाफट, फास्ट। सही जवाब देगा 0.053 माइक्रो कूलाम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। सही कथन को चयन करें। तो सही कथन है, उसको चयन करना है। सही कथन है, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, परंतु समतलों के बाहर वह ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये चिन्ह का भी याद रखिए कि इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बोलेंगे किसी क्या आ गया। आपको देखो फिजिक्स का एक शानदार क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक का। तो ये है, निम्न परिपथ में बिंदु x को शून्य विभव पर मानते हैं। बिंदु जो x है इसको शून्य विभव पर माना जाता है। बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो y जो बिंदु है इसमें विभव सही विकल्प आपको चुनना है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है यहाँ पर? वह नगण्य है, मतलब बिल्कुल 0 के बराबर है। तो आपको इसकी वैल्यू निकाल के आपको बतानी है कि क्या है क्या नहीं है मामला। आप फटाफट बताओ और इसको सॉल्यूशन आप करो फटाफट बैठ के। नहीं आए तो फिर मेरे से बोलो कमेंट करके। तो 1 वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं 49 के, ये भी इलेक्ट्रिकल
मेटल का है। तो देखो निम्न परिपथ में प्रतिरोध आर एक्स अज्ञात है और आर यहाँ पर आर देखो यहाँ पर आर वी आर, ठीक है, आर एवरेज, ठीक है, आर एक्स और आर एवरेज बदल जा सकता है। जबकि आर एवरेज 12 ओमेगा होता है तो अमीटर में धारा शून्य है, अज्ञात प्रतिरोध एक्स है। तो अज्ञात प्रतिरोध जो एक्स है वो क्या है, एक्स प्रतिरोध का आपको वैल्यू बतानी है। तो एक्स प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी 3 ओमेगा। क्या हो जाएगी, 3 ओमेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है, 3 ओमेगा आपका राइट आंसर है। 50 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु जे कोमा एजे इक्वल टू एल सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब आर और एक्स के मान दुगने कर दिए जाते हैं और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी। तो आपको वो बताना है। तो ये परिपथ आप देख लीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर 51 नंबर का। निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्टेज के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है के द्वारा धारा प्रवाहित होती है जब विद्युत वाहक बल ई के एक दूसरे सेल को 3 ओमेगा प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ई का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ई का मान बताना है सभी विद्यार्थियों को। तो ई का मान हो जाएगा, ये परिपथ आप देखो, इस परिपथ को सॉल्यूशन करो, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 वोल्टेज। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 वोल्टेज आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब दो बिंदुओं S1 और S2 से निकल रही समान आवर्ती यानी कि समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। दो तरंगें की तीव्र इस प्रकार दी गई है और S1 और S2 तरंगों के मध्य कालांतर होता है, वो आप देख लीजिए। तो आवश्यक शर्त क्या होगी वो आपको बताना है। आवश्यक शर्त हो जाएगी समान होनी आवश्यक नहीं है, मतलब दो तरंगें हैं वो समान होना आवश्यक नहीं है और S1 और S2 दो तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, समय के साथ नियत होना चाहिए परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं, मतलब आवश्यक रूप से शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब समान हो सकता है पर शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, आप देख लो। अगला क्वेश्चन है एक एकल लिस्ट से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता और उसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्या क्वेश्चन क्या गया था, डिलीट किया गया था, ये फ्री का क्वेश्चन मिला था अपने को, फ्री के नंबर मिले थे 2 नंबर, तो यहाँ पर फ्री के 2 नंबर मिल गए। अगला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः है। तो कांच का जल अपवर्तनांक है 1.54 और जल का है 1.33। कांच के जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण होगा। तो ध्रुवण कोण क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा ध्रुवण कोण, तो सही हो जाएगा tan इनवर्स और इसका एंगल होगा 1/33/1.54। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55। एक नेत्रिका की फोकल दूरी 2.5 सेंटीमीटर मानिए आवर्धन गुणांक यानी कि मैग्निफिकेशन 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकल दूरी होनी चाहिए। तो 55 का सही जवाब होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 250 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए यह है। तो इसका क्या हो जाएगा 56 का सही जवाब है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, छोड़ो इसको तो आप हिंदी में पढ़ लो। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n=2 कक्षा में कक्षीय कोण संवेग है। तो क्या हो जाएगा n=2 कक्षा में जो नंबर 2 की कक्षा है उसमें कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा ये आपको बताना है। सही जवाब है h/π। क्या हो जाएगा h/π राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ट्रीशियम यानी कि ट्रीशियम परमाणु की N2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या है। तो बोहर कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो सही हो जाएगा 2.12 × 10⁻⁻10 मीटर। जो आपके 59 नंबर का क्वेश्चन है इसे डिलीट किया गया था, मतलब फ्री के नंबर यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके पर आगे चलते हैं अपन 16 नंबर के क्वेश्चन को। 60 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 92, इसका
परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान है 235। 92U 235 का नाभिकीय विखंडन इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार विखंडन किया जाता है? तो इसका विखंडन होता है किस प्रकार? इसका विखंडन होता है, देखो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, 1 ग्राम 90U 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा N 92U 235 42 MO 98 54 XE 136 के द्रव्यमान क्रमांक इस प्रकार लिखे गए हैं। आपको ये फिर संख्या इसका आपको बताना है क्या है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 8.110 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 जूल। 10 की पावर 10 होगा, माइनस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संभावित नाभिकीय क्रिया पर विचार करें। निम्नलिखित संभावित नाभिकीय क्रिया पर विचार करें। 1H2 1 प्लस 1H2 इजिकल टू 2He4 दिया हुआ है। बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय कण 1H2 व 2He4 नाभिक के लिए 1.1 MeV और 7 MeV क्रमशः सही कथन चुने। तो आपको कथन सही चुनना है, गलत कथन नहीं चुनना है, सही कथन चुनना है आपको। तो सही हो जाएगा, क्रिया में 23.6 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है? पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा। संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में यदि VCE इक्वल टू 0.2 वोल्ट है तो IC संतृप्त होगी। तो IC संतृप्त क्या होगी? डायग्राम में देखो और IC संतृप्त आप बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, कमेंट भी करते रहिए आप लोग। पहले सॉल्यूशन करो फिर कमेंट करो मुझे तुरंत, मतलब ऑफलाइन देख रहे हो तब भी कमेंट करो। तो 2.085 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपके गेट वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जो नोर और गेट आता है ना, वो गेट वाला हो गया। नीचे दिया गया परिपथ इस प्रकार इस द्वार के तर्क खंड आरे का निरूपण करता है। तो किस प्रकार निरूपण करता है? ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है किस प्रकार का निरूपण कर रहा है आपको बताना है। सब कुछ मिलने के बाद आप बताओ ए और बी जो है सी आपको किस प्रकार मिल रहा है, तो आप बताइए। 64 का सही जवाब हो जाता है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव OR गेट मिल रहा है, एक्सक्लूसिव OR गेट मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक 5:1 ट्रांसफर एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ से जुड़ा है जिसमें 50 kg ओमेगा का लोड है। निवेशित वोल्टता 220 वोल्ट पीके हैं। IDC होगी, तो IDC क्या होगी? डिस्ट धारा क्या होगी बताइए? IDC बताओ, IDC क्या होगी? तो हो जाएगी इसकी 280.1 माइक्रो एम्पियर। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट, ठीक है, अनुमनत नहीं है? कौन सा संट जो है अनुमनत नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा संट अनुमनत नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा N इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1 M इक्वल टू +3। आपका ये अनुमनत सेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है उपरोक्त सभी। ये सारे कथन जो भी है यहाँ पर ये सारे क्या है? सत्य हैं। ठीक है, क्या है? तो 19K40 20Ca40, तो ये क्या है? समभारिक। इनमें भार समान है, यानी कि इसका द्रव्यमान समान है। मतलब जिनका द्रव्यमान समान होता है भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों का, उनको कहते हैं समभारिक। 17Cl क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 37 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइसोट्रोप है ये, जैसे क्लोरीन के आइसोट्रोप हो गए, आपके कैल्शियम का आइसोट्रोप हो गया, हाइड्रोजन के आइसोट्रोप हो गए, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व है। मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारे हो जाते हैं, उनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, द्रव्यमान अलग अलग होता है, उनको सम स्थानिक कहते हैं, आइसोट्रोप टॉप्स कहते हैं उसको। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है 54Xe 130, इसी प्रकार 56 Ba 130, इसको भी आइसो बार कहेंगे, यानी कि सम बारी कहेंगे। इनका भी बार जो समान है आपको दिख गया, मतलब ये सारे कथन क्या है? सही है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2pk 2p2 2y 2py2 2px यहाँ पर ये दिया गया है, किस नियम का पालन नहीं करता? ये किस नियम का पालन नहीं करता ये आपको बताना है। तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता। ये पालन करता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत को, और वो नियम को, उसके अलावा बोर बरी का नियम को, इनको पालन करता है। हुंड के नियम का पालन नहीं करता।
अब हुंड का नियम क्या है ये तो आप पढ़िए। निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? बताइए निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आने वाले हैं सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में से रिपीट होंगे आपके 2000 का जो 22 का जो ये एग्जाम है ये अभी वाला, इसमें आपके रिपीट होंगे 28-29 तारीख को। क्या हो जाएगा इसका? NH2NP5, NH2NP5 का सही जवाब जो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के दो क्रमिक आपनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है? तो 70 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतरकाशीय, निम्न में से अंतरकाशीय हाइड्रोजन है, अंतरकाशीय हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका CuH, CuH। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम को जो है क्यों मिलाते हैं सीमेंट में? सीमेंट में क्यों मिलाते हैं? आखिरकार क्या मतलब निकला सीमेंट में मिलाने का? सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा, यानी कि जो सीमेंट जल्दी से जम जाता है उसकी प्रक्रिया को क्या कर देता है? ये स्लो कर देता है, इसलिए इसे मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? यानी कि आपको एसिडिक जो नेचर है वो किसका है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा BOH3, BOH3 का जो है प्रकृति होती है अम्लीय, ठीक है, एसिडिक होती है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सिलिकन, सिलिकॉन सिलिकन बहुलक होते हैं, बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है? जो बहुलकन की जो श्रृंखला है उसको नियंत्रित करना है, मतलब उसको कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करें हम? क्या राज है उसका कंट्रोल करने का? तो उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं CH3 से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक जिसको बार बार में द मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो क्या है वह? आप बताइए व्हाट इज दिस, बताइए फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका SnCl2। क्या हो जाएगा? SnCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा और आप पढ़ना चाहोगे कि सर डिटेल के साथ बढ़ाओ, तो दोस्तों मैं एक साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ, साथ में बीटेक कर रखे, तो मैंने पूरा पढ़ रखा है, तो आपको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा। आप मुझे एक बार बोलना, फिर देखना, आप मजा आ जाएगा। किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्था साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहा जा सकता है। तो इस ताप को क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है गलनांक एवं हिमांक दोनों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए किसी रासायनिक तंत्र के साम्य अवस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? और अभी आपको 2016 का पेपर करवा रहा हूँ, 2018 का भी कराऊंगा, और मेरे मोबाइल नंबर है, किसी को कोई समस्या हो तो 82 90 37 23 59, 82 90 37 23 59 संपर्क कीजिएगा। तो 77 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमें बताया मैंने, तो 77 नंबर का हो जाएगा अग्र अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रियाओं की दरें। अगला क्वेश्चन है आपका 78 2HI, मतलब ये क्रिया आगे भी जाती है और वापस भी हो जाती है, तो H2 + I2, तो इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मतलब उत्क्रमणीय क्रिया हो जाएगी, वापस भी चेंज हो सकता है। अभिक्रिया में AR गैस मिलाने पर HI का वियोजन बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उस उपस्थिति में H2S गैस प्रभावित हो की जाती है। यहाँ HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 इनका उपयोग क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? क्या राज है? ये अम्लीय हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करते, इसलिए HCl का ही कर लेते हैं। क्या मतलब है फालतू में करने से? ठीक है। निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी? यानी कि जो pH वैल्यू है वह न्यूनतम जलीय विलयन की किसकी है, ये आपको बताना है इन यौगिकों में से। तो ये हो जाएगी NH4Cl की सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है CA3PO4 होल्टॉइज की जल में विलेयता x मोल पर लीटर है, इसका विलेयता गुणनफल होगा। विलेयता गुणनफल क्या होगा? इसका सही हो जाएगा 108 x⁵। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है वो मिलाना है अनुमापन और सूचक। अनुमापन और सूचकांक दिया गया है, तो दुर्लभ अम्ल व दुर्लभ सार, तो इसका क्या हो जाएगा? सूचक मेथिल रेड। ये क्या है? मिलान सही नहीं है और सारे मिलान सही है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं। H2 33.2 के, CO2 304.1 के, NH3 405.5 के, O2 154.3 के। इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम होगा। तो क्या हो जाएगा इनका क्रम? NH3 लेस देन NH3 CO2 O2 H2, इस प्रकार होगा इनका प्रवर्तीकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दाब P। दाब P पर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है। दाब P पर सिलेंडर में गैस भरी हुई है, निम्न में से सत्य कथन क्या होगा? तो आपको सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर दाब 3P हो जाएगा, यानी कि दाब भी क्या हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। उसके अलावा स्थिर आयतन पर ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब भी 1/3 हो जाएगा। स्थिर दाब पर आयतन को 45% घटाने पर दाब 1.8P हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी? तो आपेक्षिक विसरण की दर क्या मतलब? इसके समस्थानिक है, उनके विसरण की दर आपको बतानी है। तो जल्दी से आप बताइए। 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये 3 समस्थानिक है, 20E 31 21 22। तो ये है, आप इसकी दर इस प्रकार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा? किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आएगी। पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में क्या होगी? द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करोगे तो तनाव और श्यानता में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 293 के ताप पर निम्न में से किस द्रव की श्यानता अधिकतम होगी? किस द्रव की श्यानता मतलब बहने की। आपको पता है श्यानता, जैसे सबसे ज़्यादा कांच वगैरह की इनकी होती है ना श्यानता। श्यानता का मतलब समझ गए, शहद वगैरह, ठीक है। तो ये इनकी बहुत बढ़िया होती है। चलो इसका बताओ आप। तो 87 का बताओ। तो ग्लिसरीन की क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन की सबसे ज़्यादा होगी, बढ़िया होगी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से असत्य कथन। असत्य कथन आपको बताना है इसका जवाब। तो असत्य कथन, ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम हो जाता है। ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आणविक ठोस का उदाहरण। आणविक ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? आणविक ठोस का उदाहरण तो हो जाएगा सल्फर S8 एवं आयोडीन I2 दोनों। सल्फर S8 एवं आयोडीन I2 दोनों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 90 नंबर का, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दोस्तों थोड़ा देर और रुकी रहिए। आप इतना ही धैर्य बनाए रखा है तो थोड़ा देर और बनाए रखिए। पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं एक साथ, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान? 3 तो सही है, एक सही नहीं है, तो उसको बताओ। तो पहला ही सही नहीं है, स्लेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस है। ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का चालन आयोडीन। तो ये क्या है? गलत है, इसको हटा दो। मतलब अपना आंसर यही चाहिए और सब सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा यौगिक शोटकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष प्रकट करता है? शोटकी और फ्रैंकल दोष आपने सुना ही होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा। पढ़ाया नहीं पढ़ाए हैं? बताओ फटाफट। अच्छे से आपने 12वीं पास किया तो पढ़ाई होगा, बीटेक कर रखे तो भी पढ़ा होगा। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा Ag बार। क्या जाएगा? Ag बार। अगला है 92, KBr का 1.135 m विलयन बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका? 92 का सही जवाब है 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोल कर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। आइटम दिया गया है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में दिया गया है विलेपनों के प्रकार। तो आप बताइए, मिलान कीजिए। सही साख मिलाना है, 3 गलत है, 1 सही है, तो आप उसको ढूंढ निकालना है। तो सही जवाब हो जाएगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप निकालेंगे। जर्मन सिल्वर टॉस का टॉस में विलियन, टॉस का टॉस में विलियन जर्मन सिल्वर हो गया ना? बिल्कुल सही है। अब रट लो इन पूरे क्वेश्चन को, पूरी एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है। बिल्कुल कर लीजिए, मजा आ जाएगा फिर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं? किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं? तो 94 का सही जवाब होता है भाई विलय कणों की संख्या पर। दोस्तों मेरा भी सांस निकलता जा रहा है, पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पूरे 150 के 150% करवाऊंगा, एक साथ करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा। नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा CH3 CH = CH2 प्लस H अभिक्रिया जेड। तो अब जेड क्या होगा बताइए।
बताइए 95 का सही जवाब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय कार्बोनियन आयन। क्या हो जाएगा? द्वितीय कार्बोनियन आयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन है, चलाय वयता। चलाय वयता एक विशेष प्रकार की है। चलाय वयता एक विशेष प्रकार की है तो क्या है? बताओ फटाफट। तो क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह समावेता है। क्रियात्मक समूह समावेता है तो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देर बनाए रखो, मजा आ जाएगा जिसमें। निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? 97 राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? नामिक। क्या हो जाएगा? नामिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है आप लोग 98, एल्केन एल्किन एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे? एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है, इनके 1 मोल से CO2 का कितना मोल प्राप्त हो जाएगा हमें? बताओ। तो हमें हो जाएगा सभी से N। कितना हो जाएगा? सभी से N प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, बेंजोइक अम्ल A के साथ फिनॉल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। A एवं B क्रमशः हैं। तो A क्या है ये? तो क्या है? 16। क्या हो जाएगा? सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण। सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक एल्किन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तो एल्किन होगी। एक एल्किन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होती है तो एल्किन क्या होगी? तो एल्किन क्या होगी? तो एल्किन होगी 2 मेथिल प्रोपिन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपिन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन हो गए। आपको ये क्लास कैसी लगी फटाफट से मुझे बताइए। और दोस्तों ये 1 घंटा और 6 मिनट में कंप्लीट हुए हैं 150 क्वेश्चन। और आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये 150 क्वेश्चन 300 नंबरों के? आप देख लीजिए। 7 क्वेश्चन तो उसमें डिलीट करे थे, 7 क्वेश्चन डिलीट उसमें करे थे। इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट करे हैं अपने टेक्निकल मतलब साइंस में? 2 और 2 अपने देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने किए हैं, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 क्वेश्चन डिलीट। इसमें 14 क्वेश्चन डिलीट करे हैं आपके। 150 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन तो सीधे डिलीट कर दिए भाई इन्होंने, देख लो आप। तो ये तो था पेपर का मामला। अब आपने पेपर देख लिया, अब आप बताइए मुझे कि सर आप 2018 का भी करवा दो तो मैं 2018 का करवा दूंगा। और प्लेलिस्ट बना दी मैंने, ठीक है, क्या कर दिए मैंने? प्लेलिस्ट बना दी। आप एक बार प्लेलिस्ट देखो कि उसमें क्या क्या है, पूरा आपको पूरा मैटर मिलेगा पढ़ने का। और आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नौकरी लगो। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने जितने भी साथी हैं साइंस वाले उन सभी के साथ।